6 बड़ी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका कोई भी ज़िंदा सेल मर जाया करता है। वो 5-6 वजह क्या हैं? उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो है दैट इज़ हाइपोक्सिया। हम सबको पता है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें, वैन सब कुछ को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। पेट्रोल चाहिए, डीज़ल चाहिए, एलपीजी चाहिए। तो इन तमाम के चलने के लिए इनका फ्यूल रिक्वायर होता है। हमारे सेल के चलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। हमारे सेल का फ्यूल ऑक्सीजन है। तो वो तमाम सेल्स जो ऑक्सीजन के थ्रू अपने आप को ज़िंदा रखा करते हैं, उनकी जब ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? जिसकी खुराक ही बंद कर दी जाए तो उसका क्या हशर होना चाहिए? अल्टीमेटली सेल मर जाते हैं, डेथ की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहली वजह ऑक्सीजन डेप्रीवेशन है जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। तो हाइपोक्सिया कब हुआ करता है बंदे को? 2-3 कंडीशन है जिसके अंदर बंदे को हाइपोक्सिया हो सकता है। नंबर 1 एंड बेसिक रीज़न इज़ कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। हम तमाम को पता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो खून की तरसील है, हर खुलिया तक पहुंचाने का जो काम है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। इसी तरह हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन फ्यूल को डाल के हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम जिस सिस्टम के पास है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। कोई बंदा जिसको कोई कार्डियोजेनिक डिजीज़ हो गया है, दिल का मरीज़ बन गया है, सांस का मरीज़ बन गया है, फेफड़ों का मरीज़ बन गया है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, उसे कोई एम्फाइसीमा है, उसे कोई आप कह सकते हैं कि नमूनिया है, एज़दमा है, ये क्या हो गई? ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्पेयरमेंट हो गई। इसी तरह आप लोगों की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंजियोजेनेसिस हो गई, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, ब्रैडीकार्डियाज हो गए, टैकीकार्डियाज हो गए, ऑल दीज आर द इम्पेयरमेंट ऑफ योर कार्डियक सिस्टम। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे जिस्म के अंदर खून और ऑक्सीजन पहुंचाया करता है, जब ये कंप्रोमाइज़ होगा तो खुलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो नंबर 1 हाइपोक्सिया की काज, हमारे सेल की मौत का बड़ा सबब हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया क्यों हुआ है? जब किसी भी बंदे को कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। इट इज़ द रीज़न नंबर 1 कि हाइपोक्सिया क्यों हुआ करता है। आपकी दूसरी रीज़न जो हाइपोक्सिया की हो सकती है, इट कैन बी योर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कोई बंदा किसी टॉक्सिक फैक्ट्री के अंदर, टॉक्सिक गैस के अंदर उसने एक्सपोजर ले लिया है। तो अब आप लोगों की जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे आरबीसीज, हीमोग्लोबिन जो हमारी होती है आरबीसीज के ऊपर, उसके साथ बाइंड करने की ज़्यादा कैपेसिटी रखती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो चीज़ बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को चिपक जाती हो तो डेफिनेटली आप लोगों की जो हीमोग्लोबिन के ऊपर जो स्पेस थी ऑक्सीजन को ले जाने वाली, वो कवर अप और फिल अप हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की बजाय जाकर चिपक जाती है। तो इसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तकरीबन हमारे सेल के जितने आरबीसीज हैं उनकी हीमोग्लोबिन की वैकेंसी फिल हो जाती है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड अटैचमेंट। जब ऑलरेडी वैकेंसी फिल हो गई, ऑक्सीजन के पास मजाल ही नहीं रहेगी कि वो जाकर खून में एंटर हो पाए और सेल्स को ज़िंदा रखे और उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरी कर सके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस और एटीपी जनरेशन का प्रोसेस चला सके। तो इस सूरत के अंदर भी आप लोगों को हाइपोक्सिया हो जाता है। तीसरी कंडीशन एनीमिया हो सकती है। जब आप लोगों का खून का रेशो ही कम हो जाए, आपके खून का वॉल्यूम, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम कम हो जाए, तो इस सूरत के अंदर भी क्या होता है कि हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। अब देखें, सवारियां हैं 60 और बस जो आई है लेने, उसके अंदर सीटें थी 20। तो 20 सीटर बस 60 सवारियों को तो नहीं लेके जा सकती और मंजिल के ऊपर 60 ही लोगों को पहुंचाना है। जब मंजिल के ऊपर सेल के अंदर आप लोगों की ऑक्सीजन ही कम गई तो इट मीन्स कि उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो एक फैक्ट्री आप लोगों की प्रोडक्टिव चीज़ बना रही थी उसकी प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। जब जब हाइपोक्सिया होगा तब आपका सेल इंजरी और डेथ की तरफ बढ़ेगा। तो सेल डेथ की सबसे बड़ी, सेल इंजरी और सेल डेथ की पहली और बड़ी काज हाइपोक्सिया होता है।
हाइपोक्सिया क्यों होता है, 3 रीजंस के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरी बड़ी वजह जो आप लोगों की हो सकती है, दे आर फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स के अंदर आप लोग की जो जिस्म है, सेल है, बॉडी है, बर्न्स में चला गया, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, छुरा लग गया, ब्लेड लग गया, जिससे आप लोगों के सेल्स की लेयर रिमूव हो गई, सेल्स फिनिश हो गए, इंजर हो गए, स्ट्रक्चर डैमेज हो गई, बर्न हुआ, उसने जिस्म को जला दिया, रेडिएशन हुई, कोई इरिटेशन हुई, तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों का इंक्रीज कर गया, तो इस सूरत के अंदर भी आप देखते हैं कि जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ये आके हमारे सेल्स की स्ट्रक्चर और उनकी इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करती हैं, मेम्ब्रेन को छील के रख देती हैं, घर की दीवारों को तोड़ देती हैं। सेल क्या है, घर है, उसके अंदर उसके लोग रहते हैं, ऑर्गेनेली रहती हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। जब दीवार ही टूट गई, जिस घर की दीवारें घिर जाएं तो उसके अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी कण टूटा आके उधर फसाद क्रिएट कर सकता है। तो सेम डू द फिजिकल एजेंट्स, आप लोगों के वो तमाम फिजिकल फैक्टर्स जो सेल की इंटीग्रिटी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं, वो सेल को मौत की तरफ, इंजरी की तरफ लेके जाते हैं। यह दूसरी काज हो गई। तीसरी काज आप लोगों के केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स हैं। अगर कोई बंदा उसने हद से ज़्यादा निकोटीन ले ली है, मॉर्फिन ले ली है, कोडीन ले ली है, इन्फेक्शियस एजेंट्स, कोई फंजाई ने आकर अटैक कर दिया, यीस्ट ने अटैक कर दिया, बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, वायरस ने अटैक कर दिया। आप लोगों को पता है कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत हरीस होते हैं, जाके होस्ट सेल के ऊपर अटैक करके उसके अंदर डीकम्पोजिटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करके उसके थ्रू अपनी खुराक निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपकी सेल इंजरी की काजेज़ हैं। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन हो गए। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस लाइक आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया या आपको कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। जब हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो क्या होता है कि एलर्जी टाइप आपको फीलिंग होती है। एलर्जी के अंदर इचिंग्स होती हैं, कुछ इचिंग्स इंट्रा बॉडी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जीनियस होती हैं, बॉडी के बाहर फिजिकली आपने जिस्म के अंदर इरिगेशन करनी होती है। तो जब भी इरिटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, लाइक किसी ने बहुत ज़ोर से स्क्रैच कर दिया अपनी जल्द को, जब स्क्रैच किया जाता है तो आपकी एपिथेलियम और ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं एक्सपोज होती हैं बाहर वाले एनवायरनमेंट की तरफ, बैक्टीरिया एंट्री करके ये जो है ना आगे सेल इंजरी कर सकता है। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई भी क्या हैं जेनेटिक डिरेंजमेंट्स और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएं तो इस सूरत के अंदर भी क्या होगा कि आप लोगों को सेल इंजरी और सेल डेथ हो जाया करती है। अब 5-6 जो बड़े फैक्टर हैं जो सेल डेथ और इंजरी कराया करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हाइपोक्सिया इज़ द मेन रीजन। उसके बाद हाइपोक्सिया क्यों होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस हो जाए, एनीमिया हो जाए, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए तो सेल डेथ की तरफ चला जाता है। इसी तरह फिजिकल एजेंट्स, बर्न्स, ट्रॉमा, इलेक्ट्रिक शॉक्स और रेडिएशन हो जाए तब भी आपका सेल इंजर और डेथ हो जाएगी। केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स ले लिए हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसके अलावा आप लोगों ने ओपियाइड्स ले लिए, आपने कोई नार्कोटिक्स ले लिए, निकोटीन, मॉर्फिन, डेक्सामेथासोन, इसकी पॉइजनिंग हो गई तो भी इंजरी हो जाएगी। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस का अटैक हो गया, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन हो गया, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया, all these can lead to your cell injury and cell death. मैकेनिज्म, ये हमने 5-6 फैक्टर्स और कॉजेज पढ़ी थी, कैसे ये हमारे सेल्स को मौत के घाट उतार देते हैं। तो सबसे पहले आपने उन पाथवेज को देखना है कौन कौन से पाथवेज हुआ करते हैं जिसके थ्रू ये 4-5 फैक्टर हमारी सेल इंजरी कराया करते हैं। नंबर 1, ये फैक्टर क्या करते हैं, हमारी एटीपी की डिप्लीशन कर देते हैं। नंबर 2 क्या काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कर देते हैं। नंबर 3 क्या काम करते हैं कि हमारी कैल्शियम की इनफ्लक्स कर देते हैं सेल के अंदर। कैल्शियम बहुत जहरीली है जब सेल के अंदर ओवर क्वांटिटी के अंदर हो जाए। नंबर 4 ये क्या करते हैं कि आप लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब एक दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ठहरा था, उसको जब हटा दिया गया तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर आके जो है ना खराबा कर सकता है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ती है तब भी सेल इंजर हो जाता है। छठा आप लोगों का क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के बारे में आपको डिटेल दूंगा कि ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके आउटर ऑर्बिट के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बेहद वोलेटाइल होते हैं। रास्ते में जो ऑर्गेनेली मिले, लिपिड मिले,
इनको प्रोटीन मिले, इनको डीएनए मिले, उसको ख़त्म करते जाते हैं, डैमेज करते जाते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ की तरफ मूव कर जाता है। तो सबसे पहला मैकेनिज़्म जो पाथवे है उसको कहते हैं एटीपी डेप्लीशन। देखें कि हमारी सेल की जो बेसिक एनर्जी पैकेट है उसको एटीपी कहा जाता है, और हमारे जिस्म के अंदर फ्यूल का, एनर्जी का जो वाहिद और बड़ा ज़रिया है उसको एटीपी कहा जाता है। एटीपी के थ्रू हमारे जिस्म के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस का ख़र्चा पूरा किया जाता है, बिल अदा किया जाता है। जिस्म के अंदर कैसे बनती है एटीपी? 2 पाथवेज के थ्रू बना करती है। एक हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ एडिनोसिन फास्फेट कहते हैं, और दूसरी जो जनरेशन होती है उसको हम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कहते हैं। 2 कौन से पाथवे हैं जिसके थ्रू एटीपी बना करती है? एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पाथवे, दूसरे को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है ये आम हालात में होती है, नॉर्मल हालात में होती है, जब ऑक्सीजन पूरी मिल रही होती है। तो जो दूसरा पाथवे है ये मजबूरन पाथवे है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, तो सेल दूसरे पाथवे, अपने आप को जिंदा तो उसने रखना है, तो दूसरे पाथवे की तरफ जाता है जिसको ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कहते हैं, जिसमें जिस्म के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज को खर्च करके जिस्म की ज़रूरियात को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रन किया जाता है। तो इस पाथवे का अब एक बड़ा नुकसान क्या है? एनर्जी तो मिल गई, कम मिली, थोड़ी मिली, पहले से कम मिली, ताकतवर नहीं मिली, मिल तो गई, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? जब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे चलता है, एनर्जी बनाई जाती है, तो उसके एंड प्रोडक्ट में क्या होता है? आप लोगों का एंड प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड की अकामुलेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो ये क्या करता है? हमारे सेल की पीएच को कम कर देता है, पीएच को एसिडिक कर देता है। जब पीएच एसिडिक होती है तो हमारे सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस को देखने वाले जितने सिंथेटिक एंजाइम होते हैं वो सीज हो जाते हैं। मशीनरी जो चल रही थी वो रुक जाती है, प्रोटीन जो बन रही थी वो स्टॉप हो जाती है। तो इन दैट केस हमारा क्या होता है? एटीपी डिप्लीशन की वजह से हमारी जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म था वो रुक गया। तो या तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं बनेगी, या आप लोगों की अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस आ जाएगा, फालतू किस्म की प्रोटीन बन जाएगी। हमें योकोहामा के टायर चाहिए थे और मिल गई क्या? स्टपनी। स्टपनी कब तक चलेगी? कुछ घंटे चलेगी, कुछ दिन चलेगी, कुछ महीने चलेगी। अल्टीमेटली ये अनफोल्डेड प्रोटीन जो स्टपनी थी आप लोगों की धोखा दे जाएगी। आप लोगों का सेल डेथ के अंदर और डिस्टेबिलिटी के अंदर चला जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी। उसके अलावा आप लोगों की जब एटीपी डिप्लीशन होती है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी एनर्जी के खर्चे के ऊपर पंप चला करते हैं, जिनको सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप कहते हैं, ये फेल हो जाते हैं। मतलब हमारे जितने भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट न्यूट्रिएंट्स और आयंस को मूव किया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम पंप, वो फेल हो जाएंगे। जब सोडियम और पोटाशियम पंप फेल होगा, आप लोगों की सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा होती है, सेल के बाहर कम होती है। तो इसको क्या किया जाता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू निकाला जाया करता है। सोडियम को बाहर की तरफ मूव किया जाता है, पोटाशियम को अंदर की तरफ लेके आया जाता है। जब सोडियम पोटाशियम पंप फिल होगा, सोडियम आप लोगों के सेल के अंदर रह जाएगी, सोडियम इन्फ्लक्स हो जाएगा। सोडियम क्या है? सॉल्ट है, नमक है। जहाँ पे नमक हो वहाँ पे सॉल्वेंट वाटर आ जाता है, तो आप लोगों के सेल का साइज़ बढ़ना शुरू कर देता है पानी की वजह से। अल्टीमेटली सेल स्वेल होकर श्रंक कर जाता है और डेथ हो जाती है। तो इट वाज द वेरी फर्स्ट मैकेनिज्म। जब एटीपी डिप्लीट हुई, हमारे सोडियम पोटाशियम पंप्स, हमारा कैल्शियम पंप फेल हो जाएगा, राइबोसोम डी अटैच हो जाएंगे, अनफोल्डेड प्रोटीन बनेगी, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से स्वेलिंग होगी, और सेल अल्टीमेटली श्रंक होकर स्वेल होकर ब्रस्ट हो जाएगा और फट जाएगा, डेथ हो जाएगी। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट मैकेनिज्म। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है बढ़ेगी, तो आपके सेल के अंदर साइटोक्रोम सी एंटर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। ये आपके सेल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अल्टीमेटली हाई कंडक्टेंस चैनल बना देंगे, उसकी मेम्ब्रेन को इनगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, एटीपी जो बना करती थी वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी जो आप लोगों की मैकेनिज्म होती है उसको कैल्शियम इन्फ्लक्स कहते हैं। पहले ही बता चुका हूँ
कि जब एटीपी की डिप्लीशन होती है हाइपोक्सिया की वजह से, तो आप लोगों का कैल्शियम पंप फेल हो जाता है। जब कैल्शियम पंप फेल होगा तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर आपके सेल के अंदर आएगी। तो कैल्शियम जब ओवर क्वांटिटी के अंदर आती है तो ये वबाल जान है। जब कैल्शियम सेल के अंदर आ जाए तो सेल का हाल कुछ यूँ हो जाता है कि अब मज़ीद कोई किसी और जहर की, केमिकल एजेंट की और किसी और इंजरस स्टिमुलस की अब ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर जो प्रोटीएजेस, न्यूक्लियसेस, एटीपीएसेस, आप लोगों के इंजाइम जो पड़े होते हैं, जो एटीपी को, आप लोगों के न्यूक्लियसेस, डीएनए और क्रोमोसोम्स को, प्रोटीएसेस प्रोटीन को, और फॉस्फोलाइपेसेस जो लिपिड को जाके तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो सेल की अब हालत यूँ कुछ हो जाती है कि ना गवाओ नौ के नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बच्चे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लौटा दिया। ये एक्चुअली किसी शायर ने कैल्शियम की इन्फ्लक्स को हद से ज़्यादा जब अंदर आया और उसने ये आपका वबाल खड़ा किया तो देख के ही शायद कुछ कहा होगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ देखें, हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं, एटीपी बनाया करते हैं। जहाँ पे एटीपी बन रही होती है वहाँ पे बाई प्रोडक्ट के अंदर फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं। ये फ्री रेडिकल हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ये हमारी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हैं जिनके आउटर ऑर्बिट के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको पता है जिस भी एटम या मॉलिक्यूल के पास हो वो बेहद वोलेटाइल होता है। अपने पास आने वाले उसको जितने बांड मिलेंगे, लिपिड के अंदर बांड मिलेंगे, प्रोटीन के अंदर बांड मिलेंगे, डीएनए के अंदर बांड मिलेंगे, उनको तोड़ते जाएंगे, उनके साथ अटैच करते जाएंगे, उस मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री को बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो जाएगी और आपका जो सेल का डीएनए है उसके ऊपर लियन बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका सेल डेथ की तरफ चला जाएगा। इन स्पीशीज़ को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कहा जाता है। और इस मैकेनिज़्म को जिसके थ्रू आप लोगों की होती है, हम कह सकते हैं मैकेनिज़्म ऑफ नेक्रोसिस विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। सो उसके बाद छठा जो मैकेनिज़्म हम बता सकते हैं उसमें यह है कि आपका सेल कब मरा करता है, जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाए। परमेबिलिटी में आपको पता है जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ती है तो आप लोगों के सेल के अंदर कोई भी पॉइजनस, टॉक्सिक, इंजूरियस स्टिमुलस आ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाती है, फॉस्फोलाइपेसेस, एटीपीएसेस, न्यूक्लियसेस, प्रोटीएसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके सेल को मार देते हैं, सेल को फिनिश कर देते हैं, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटल आप लोगों की अरेंजमेंट फिनिश हो जाती है, आप लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाते हैं और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है। नेक्रोसिस की तरफ आ जाएं। नेक्रोसिस के बारे में पहले बता चुका हूँ, उसका एपोप्टोसिस के साथ जो कंपैरिजन है। अब इसकी हम मार्फोलॉजी की बात करते हैं। जो नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस की मार्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि हमारी किसी भी चीज़ की मार्फोलॉजी जो होती है एक्चुअली उसकी हिस्टोलॉजिक या फिजिकल अपीयरेंस को मार्फोलॉजी कहा जाता है, उस बीमारी की, उस कंडीशन की। तो जो नेक्रोसिस की मार्फोलॉजी है उसके अंदर आपने साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर चेंजेस को बताना होता है। जो साइटोप्लाज्म है आप लोगों को नेक्रोसिस के साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्रीज इओसिनोफिलिया नज़र आएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को वैक्यूल्स नज़र आएंगे। इसके अलावा क्या होगा, आप लोगों को वहाँ पे एमॉर्फस वैक्यूलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आएगा, जिसके अंदर छोटी छोटी डेंसिटीज़ और मासेस पड़े होंगे। और अल्टीमेटली सेल्स के अंदर आपको कैल्शियम की डिपोजिशन नज़र आएगी, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाने की वजह से। न्यूक्लियर चेंजेस क्या आया करती हैं, 3 आया करती हैं, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों का क्या होगा। नंबर 1 कैरियोलाइसिस होगी, उसके बाद पाइपनोसिस होगी और कैरियोरेक्सिस हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल आप लोगों का डेथ की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्रोसिस की टाइप्स होती हैं, 5 बड़ी टाइप्स होती हैं। एक को हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं, दूसरी को लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहा जाता है, तीसरी को केसियस कहा जाता है, चौथी जो नेक्रोसिस होती है उसको गैंग्रीन नेक्रोसिस कहा जाता है और पांचवी जो नेक्रोसिस होती है उसको फैट नेक्रोसिस कहा जाता है। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो मरे हुए सेल होंगे, नेक्रोटिक जो सेल्स होंगे, उनका कोगुलेशन मास बन जाएगा। सिंपली आप कह सकते हैं कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड नेक्रोटिक सेल्स। जो सेल्स मरे थे
उनका बेसिक आर्किटेक्चर और उनकी आउटलाइन प्रिजर्व होती है, कोगुलेशन की हालत के अंदर होती है, ऐसी नेक्रोसिस को हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। और हमारे जिस्म के तमाम सेल्स जो हाइपोक्सिया की वजह से मरा करते हैं, एक्सेप्ट योर ब्रेन सेल्स, वो तमाम के तमाम कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जाते हैं। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, ये आप लोगों की ब्रेन सेल्स को ज़्यादा हिट करती है। इसके अंदर आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को फ्लूइड लाइक डेड सेल्स नज़र आते हैं। मतलब जो सेल्स नेक्रोसिस की वजह से फिनिश हुए थे, डेड हुए थे, वहाँ पे आके बैक्टीरिया अटैक करते हैं और डेड मासेस को विस्कस फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी नेक्रोसिस को लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। और अगर ये नेक्रोसिस आप लोगों के क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से हुई थी, तो वहाँ पे WBCs भी नज़र आएंगे, वो भी आपको डेड हालत में उस लिक्विड के अंदर पस की फॉर्म में एक येलो क्रीमी अपीयरेंस नज़र आएगी लिक्विड की। तो ये भी आप लोगों का एक एडिशनल पॉइंट है कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस अगर स्वेलिंग, क्रोनिक स्वेलिंग की वजह से हुई हो, तो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है? क्रीमी येलो फ्लूइड अपीयरेंस होती है। नेक्रोसिस कहते हैं। केसियस नेक्रोसिस इज एक्चुअली टोटली योर कोगुलेटिव नेक्रोसिस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हमारे लंग्स के टिश्यू के अंदर होती है, और लंग्स के टिश्यू के अंदर ये आप लोगों की चीज़ी ग्रॉस अपीयरेंस लाइक जो है ना स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। नेक्रोटिक सेल्स जो होते हैं आप लोगों के, वो चीज़ी वाइट ग्रॉस अपीयरेंस रखते हैं, जैसे चीज़ का कलर होता है, इस तरह की आप लोगों के लंग्स के अंदर इनकी अपीयरेंस हो जाती है। एक्चुअली ये टीबी के इन्फेक्शन के अंदर ज़्यादा हुआ करता है। ऐसे नेक्रोसिस को केसियस नेक्रोसिस कहते हैं। है गैंग्रीन नेक्रोसिस। ये वैसे एक क्लिनिकल सर्जिकल टर्म है, सर्जन्स की तरफ से ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर हमारी कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे लिम्ब्स के अंदर, अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर या टांगों के अंदर बन जाए, तो ऐसी नेक्रोसिस को गैंग्रीन नेक्रोसिस कहते हैं। सिंपली अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस बाजू में, टांगों में हो जाए, तो नेक्रोसिस का नाम गैंग्रीन नेक्रोसिस पड़ जाता है। और इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं गैंग्रीन नेक्रोसिस की। ये ड्राई गैंग्रीन हो सकती है, वेट गैंग्रीन हो सकती है, और गैस गैंग्रीन हो सकती है। इन ड्राई गैंग्रीन आप लोगों का सिंपली बाजू और टांगों के टिश्यूज़ और सेल जो इस्कीमिया के अंदर गए, वो ड्राई होकर श्रंक हो जाते हैं और उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और डेथ हो जाती है। तो ऐसी गैंग्रीन को ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। अगर उस गैंग्रीन के अंदर आप लोगों का क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियाज का इन्वियन हो जाए, वहाँ पे बैक्टीरियाज ने आके अटैक कर दिया, और वहाँ पे बाजू के अंदर जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस बनी थी उसको फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की इन्वेजन हो गई, तो ऐसी नेक्रोसिस को हम बाजू और टांगों में जब बन जाए, फ्लूइड फॉर्म के अंदर बन जाए, तो उसको हम वेट गैंग्रीन कहते हैं। तीसरी जो गैंग्रीन होती है उसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। और आप लोगों की गैस गैंग्रीन जो होती है, आप लोगों के क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियाज की जो वैरायटी हैं, जिसके अंदर आप लोगों का क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन है, अगर ये बैक्टीरिया आके बाजू के अंदर, सेल्स के अंदर नेक्रोसिस शुरू कर दे, टांगों के अंदर नेक्रोसिस शुरू कर दे किसी भी टिश्यू और सेल की, तो ये क्या होते हैं? टॉक्सिक बैक्टीरिया होते हैं, गैस को क्रिएट करते हैं। ये गैस जाकर सेल्स को मारना शुरू कर देती है, और हमारे बाजू में और टांगों में ब्लैक कलर के बबल बन जाते हैं और गैस इकट्ठी हो जाती है डेड सेल्स के ऊपर। इस तरह की गैंग्रीन को गैस गैंग्रीन कहते हैं। होती है उसको फैट नेक्रोसिस कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है कि ये नेक्रोसिस आप लोगों के फैट टिश्यूज़ को जाकर हिट करेगी। आप लोगों के फैट टिश्यूज़ जो होते हैं वो शेडो कलर अपीयरेंस हो जाती है, और वो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, डिफ्रेगमेंटेशन और डिसरप्शन के अंदर चला जाता है, और अल्टीमेटली आपकी फ़ैट टूट फूट का शिकार हो जाती है। इस तरह की नेक्रोसिस को फैट नेक्रोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस को जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस